बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डॉक्टर्स, आज हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का लास्ट नंबर टॉपिक है, ठीक है जी। एंड दैट्स टॉपिक इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम क्वेश्चन। सो होप यू पीपल कैन जस्ट बी विद मी थ्रू आउट द लेक्चर, एंड दैट विल बी वेरी वेरी इजी टुवर्ड द एंड ऑफ द लेक्चर। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज। इसको हम सिंपल कहते हैं NMJ, दैट इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीजेस। इसका मतलब ये है कि जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान जंक्शन है, उसके साथ जो रिलेटेड डिजीज हैं उनको हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज कहते हैं। इसमें एक बहुत बहुत पॉपुलर डिजीज है दैट इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस। another is called Lambert-Eaton myasthenia gravis. So we will discuss now कि what is myasthenia gravis. One is Lambert-Eaton myasthenia gravis. तो इस थ्योरी को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले बेटर ये है कि हम इसकी डायग्राम को सही तरीके से और से समझे। अगर हमें डायग्राम समझ आती है देन द थ्योरी विल बी वेरी वेरी इजी। देखिए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस होल इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज नर्व। ये क्या है? नर्व है। फॉर एग्जांपल ये एक्सॉन टर्मिनल है एंड दैट इज कॉल्ड नर्व। फिर ये वाला जो इन लोगों ने बनाया है दैट इज कॉल्ड मसल। ये हमारे पास क्या है? मसल है। और इसके दरमियान ये जो स्पेस है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इसके रिलेटेड जो डिजीज है दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज। अब नॉर्मली होता यह है कि फॉर एग्जांपल कि इस न्यूरॉन पे, इस नर्व पे जो सिग्नल आता है ब्रेन से ऊपर से, जो इस तरह सिग्नल आता है, दैट सिग्नल एक्टिवेट कैल्शियम चैनल। अब देखिए, ये जो स्पेस है, जो जंक्शन है, इसको हम साइनेप्स कहते हैं। इस साइनेप्स से पहले जो नर्व है इसको प्री साइनेप्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और मसल इस जंक्शन के बाद है, इस साइनेप्स के बाद है, तो उसको पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि जब ऊपर से नर्व आती हैं तो इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर नर्व में जो कैल्शियम चैनल है इट बिकम एक्टिवेटेड। और जो कैल्शियम है दैट इज ओपन एंड दैट कम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टुवर्ड इंट्रा सेलुलर स्पेस। अब जो कैल्शियम है वो बाहर से अंदर आना शुरू करता है। बट याद रखना है कि इस नर्व के अंदर, इस न्यूरॉन के अंदर पहले से हमारे पास एक न्यूरो है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज एक्साइटेटरी न्यूरो। ये हमारे पास क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरो। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, अगर हमें इसकी जरूरत नहीं होती तो वी वांट टू स्टोर दैट इन अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इन बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम नर्व के अंदर क्या कहते हैं? वेजिकल्स कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, वेजिकल से मुराद यह है कि अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच ओनली कैपेबल टू स्टोर एसिटाइल कोलिन। अब अगर आप लोग देखें, ये जो वेजिकल है इट इज फुली लोडेड विद एसिटाइल कोलिन। अब होता है कि जब ऊपर से इम्पल्स आता है, मैं पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी समझा रहा हूँ, फिर इसके ऊपर हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो होता है कि जब नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल या नर्व ऊपर से आती है तो द मैसेज विल एक्टिवेट कैल्शियम चैनल। सो कैल्शियम विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। नाउ ये जो कैल्शियम है इट विल ड्रैग द वेजिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन। और जब ये वेजिकल नीचे आता है, इस तरह जब वेजिकल का मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर डिजॉल्व होता है तो वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एंड दिस एसिटाइल कोलिन विल एक्ट ऑन द रिसेप्टर नोन एज मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन जब मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे काम करेगी तो देयरफॉर इट नॉर्मली कैन कॉज मसल एक्साइटेशन। इसकी वजह से नॉर्मली क्या होगी? मसल एक्साइटेशन। इसलिए कहते हैं जो एसिटाइल कोलिन है इट इज नॉर्मली एक्साइटेटरी इन नेचर। ये क्या होता है? एक्साइटेटरी। अब सवाल आप लोगों ने याद रखना है, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब यहाँ पे दो बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग को मैं यहाँ पे इस तरह समझाऊं, अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाए लेकिन ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पे ये एंटीबॉडीज है। दिस ग्रीन कलर वाई शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटीबॉडी। एंड दिस एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल दे फॉर्म अगेंस्ट मस्कुलिनिक रिसेप्टर। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एंटीबॉडीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बने और फिर एसिटाइल कोलिन आकर उस रिसेप्टर पे काम ना करे, मसल एक्साइट ना करे, उस डिजीज को हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस एक्चुअली इज ऑल अबाउट? इट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज in which abnormal antibody are formed against acetylcholine receptor। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे काम करने नहीं देंगे, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज माइस्थीनिया ग्रेविस। दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
लेकिन कुछ लोगों में द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आप लोगों ने याद रखना है, कुछ लोगों में इस कैल्शियम के खिलाफ ये जो रेड कलर एंटीबॉडी है ये बनती है। तो ऐसा डिजीज जिसमें एंटीबॉडीज बन जाए अगेंस्ट कैल्शियम चैनल, ये जो कैल्शियम चैनल है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बने, तो जो फिर इम्पल्स ऊपर से आएगी वो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, तो कैल्शियम बाहर से अंदर नहीं जाएगी। तो जब जाएगी नहीं तो एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगी। रिसेप्टर वेल भी ओके, रिसेप्टर तो ठीक है, लेकिन एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज है वो नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस है इसमें एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट कैल्शियम चैनल। दूसरी बात, माइस्थीनिया ग्रेविस इज मोस्ट कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज, लिम्बर्ट ईटन इज अनकॉमन या लेस कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। इसमें भी मसल वीकनेस होता है, इसमें भी मसल वीकनेस होता है, लेकिन इसमें जो पेशेंट होते हैं वो जब सुबह सवेरे उठते हैं दे बिकम एक्टिव, बट जितना वो काम करते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे, सनसेट के टाइम पे उनकी मसल वीकनेस बढ़ती है। इन लोगों की सुबह सवेरे वीकनेस ज्यादा होती है, विद रिपीटेटिव यूज मसल यूज के साथ उनकी वीकनेस कम हो जाती है। इन लोगों के अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस में देर इज अकुलर मसल वीकनेस, आई के मसल वीक होते हैं, इनके अंदर आई के मसल स्पेयर्ड होते हैं, आई मसल वीकनेस नहीं होती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि वो कौन सी आर्गन है जिसकी कैंसर चांसेस माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड थाइमस। तो इसका मतलब यह है कि द कैंसर विच इज एसोसिएटेड विद माइस्थीनिया ग्रेविस दैट इज कॉल्ड थाइमोमा, इसका नाम क्या है, थाइमोमा। और वो कैंसर जो लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ होता है दैट इज लंग्स, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इज अ कैंसर दैट इज हाईली एसोसिएटेड विद लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। सो आई होप दिस मेक सेंस, और आप लोग को मैंने ये बहुत क्लियर कट बताया एंड आई मेक इट वेरी वेरी इजी। नाउ पढ़ते हैं। अभी आप लोग को इसके अंदर हर एक चीज समझ आएगी कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें देखें माइस्थीनिया ग्रेविस दैट इज मोस्ट कॉमन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर, बट इसके बनस्बत लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस दैट इज अनकॉमन इन फ्रीक्वेंसी। पैथोफिजियोलॉजी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, इसमें जो एंटीबॉडीज है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बनती है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में देखें सो देयर इज एंटीबॉडीज फॉर्म प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग ABCDEFG के हिसाब से देखें सो एल कम बिफोर एम, इसलिए कहते हैं कि एल में प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल बॉडी, फिर इसके बाद मीन फोर साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन, एम फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। अब आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये जो क्लू है एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें द पेशेंट प्रेजेंटेड विद फटीगेबल मसल वीकनेस, टोसिस का मतलब होता है इन एबिलिटी टू ओपन द आई, अगर एक पेशेंट है वो आई को प्रॉपर ओपन ना करे दैट इज कॉल्ड व्हाट, आंसर इज टोसिस। इन लोगों को वीकनेस इन द आई मसल, डिप्लोपिया, डबल विजन, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, even these patients develop respiratory difficulty, that is dyspnea, bulbar muscle involvement, even dysphagia, difficulty chewing the food and spared reflexes। इन लोग की जो रिफ्लेक्स है, नी रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स, दे आर नॉट इन्वॉल्व। एंड दीज पेशेंट फटीग, चाहे वो वीकनेस है, मैंने आप लोगों को बताया था सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग दीज पेशेंट आर एक्टिव, बट देयर वीकनेस बिकम वर्सन विद मसल यूज। जितना ये ज्यादा मतलब मसल यूज करेंगे टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, इनकी वीकनेस क्या होगी, वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम इधर देखें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस इज देयर, बट साथ में ऑटोनोमिक सिम्टम लाइक ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन एंड एम्पोटेंस। एम्पोटेंस मीन लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, और आप लोग यहाँ पे एम्पोटेंस मीन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है बट आई मसल स्पेयर्ड, इसका मतलब यह है कि इसमें टोसिस और डिप्लोपिया के साइन बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें आई के जो मसल है वो इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे आई मसल इन्वॉल्व होते हैं, द पेशेंट विल नॉट एबल टू ओपन द आई, बट यहाँ पे आई मसल इज इंटैक्ट, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई मसल। यहाँ पे रिफ्लेक्सेस ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, हाइपो रिफ्लेक्सिया। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम कि इन लोगों की जो मसल वीकनेस है दे इम्प्रूव विद मसल यूज,
कि जो वीकनेस है इट बिकम डिक्रीज, जितना बंदा मसल यूज करेगा इन लोगों की जो मसल वीकनेस है वो कम हो जाती है, इन लोगों की मसल वीकनेस बढ़ जाती है। एसोसिएट कंडीशन अगर हम देखें माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ, देयर इज थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेजिया, और इन लोगों में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब आते हैं ऐसा ड्रग जो हम माइस्थीनिया ग्रेविस में देते हैं, द ड्रग ऑफ चॉइस इज पायरिडोस्टिग्मीन एंड दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें इसका मिनिमल इफेक्ट होता है। दिस कंडीशन हैज टू बी ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली। तो मतलब ऐसा मसल वीकनेस जिसमें अर्ली इन द मॉर्निंग बंदा चुस्त हो, एक्टिव हो, बट जितना वो मसल यूज करे टुवर्ड द एंड ऑफ द डे उसकी मसल वीकनेस मजीद बढ़ती है। थिंक अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस जिसमें एंटीबॉडीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ बनती है, वो कंडीशन जिसमें मसल वीकनेस हो, आई मसल इज नॉट इन्वॉल्व, बल्बर मसल इज नॉट इन्वॉल्व, proximal muscle weakness that is improved with the use. Think about Lambert Eaton myasthenia gravis. Lambert Eaton के अंदर the type of antibody form they are against the what? Answer is very important, that is called presynaptic calcium channel. अब इसके बाद आते हैं what is meant by Raynaud phenomena. Raynaud phenomena का मतलब होता है it is a decreased blood flow to the skin due to arteriolar or small vessel vasospasm in response to cold or stress. कभी कभार क्या होता है ज्यादा कोल्ड की वजह से या स्ट्रेस की वजह से हमारी जो पेरिफेरल वेसोस वेसल है, हमारी जो हैंड के अंदर ब्लड वेसल है, दे अंडरगो स्पाज्म, दे अंडरगो कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द स्किन कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिनॉल्ड फेनामिना। तो आसान लफ्जों में याद रखिए रिनॉल्ड फेनामिना इज नथिंग बट इट इज द हाइपोपरफ्यूजन डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेरिफेरी स्पेशली टू द फिंगर when there is decreased blood flow due to vasospasm because of cold or stress, color changing from white to blue। मतलब ये जो हमारे हाथ है, ये जो फिंगर होते हैं दे टर्न टू ब्लू। सर्दी के मौसम में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमारे जो फिंगर है दे बिकम ब्लू बिकॉज द ब्लड सप्लाई टू पेरिफेरी इज वेरी डिक्रीज, दैट इज बिकॉज ऑफ रिनॉल्ड फिनोमेना। अब कभी कभार जब हम फिर हाथों को मतलब ये है कि थोड़ा सा रब करते हैं और जब ब्लड सप्लाई वहां पे दोबारा ठीक हो जाती है, they turn to red, most often in the finger and toes। ये हमारे अपर लिम्ब फिंगर में और लोअर लिम्ब टोज में होती हैं। एक होते हैं रिनाल्ड डिजीज, इट इज प्राइमरीली इडियोपैथिक रिनाल्ड सिंड्रोम व्हेन सेकेंडरी टू अ डिजीज प्रोस कॉल्ड मैक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अब दो बातें और से सुने, रिनाल्ड डिजीज और रिनाल्ड सिंड्रोम में क्या फर्क है। अगर ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरी वो कम हो जाए बिकॉज ऑफ कोल्ड और स्ट्रेस, बट इसके पीछे कोई अंडरलाइन काज हमारे पास मौजूद ना हो, वो रिनल डिजीज है। डिजीज के अंदर वी डोंट नो द एग्जैक्ट काज बिहाइंड दैट पैथोफिजियोलॉजी, बट अगर ब्लड सप्लाई टू पेरिफेरी इज डिक्रीज बट व्हेन देयर इज सेकेंडरी अंडरलाइन काज लाइक मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक व्हाट इज एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, क्रेस्ट सिंड्रोम अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको सिस्टेमिक स्क्लेरोस कहते हैं, तो उन कंडीशन को हम रिनाल्ड सिंड्रोम कहते हैं। तो रिनाल्ड फेनामिना का वो फॉर्म जिसमें हमें एग्जैक्ट काज का नहीं पता वो रिनाल्ड डिजीज है, और रिनाल्ड फेनामिना का वो सिचुएशन जिसके पीछे हमें एग्जैक्ट काज का पता हो उसको हम रिनाल्ड सिंड्रोम कहते हैं। एक्चुअली डिजिटल अल्सरेशन, क्योंकि जब क्रिटिकल स्कीम होता है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पे लोकल सेल की डेथ होती है, डिजिटल अल्सरेशन सीन एंड सेकेंडरी टू रिनाल्ड सिंड्रोम। एंड नाउ अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है तो आप लोगों को पता है इनके अंदर जो ब्लड वेसल है दे अंडर गो स्पाज्म, इनके अंदर जो ब्लड वेसल है ये कंट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हमने ऐसा ड्रग देना है जो ब्लड वेसल को डायलेट करे। द ब्लड वेसल विच मेक इट डायलेट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि कैल्शियम का काम वेजो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो वो वेजो क्या करेंगे, डायलेशन। एंड द बेस्ट ड्रग विच इज यूज फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट इज कॉल्ड निपेडिपिन, उसको हम क्या कहते हैं, निपेडिपिन। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट रिनाल्ड फिनोमेना। अब आते हैं इसकी एक कंडीशन आती है इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर लास्ट में द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट इज मेंट बाय स्क्लेरोडर्मा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्क्लेरोडर्मा क्या है। रिमेंबर स्क्लेरोडर्मा मीन, स्क्लेरो मीन हार्डनिंग, स्क्लेरो मीन हार्डनिंग और स्क्लेरोसिस, लेकिन जो स्क्लेरो है इसका आम लफ्जों में मतलब होता है हार्डनिंग। डर्मा इज द वर्ड यूज फॉर स्किन, तो स्क्लेरोडर्मा इज नथिंग, इट इज द हार्डनिंग ऑफ द स्किन नोन एज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। इट इज द ट्राइएड ऑफ, इसमें तीन चीजें याद रखें, ऑटो इम्यूनिटी, इसमें इम्यून सिस्टम का रोल होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी वस्कुलोपैथी, और नंबर 3
collagen deposition with fibrosis. These three things together is a classical triad for scleroderma. एक्चुअली इसमें कहते हैं हमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज है या ऑटो इम्यूनिटी है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी वस्कुलोपैथी कराती है, जिसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट पर एक्सेस कोलेजन डिपोजिशन होती है विच मेक दैट एरिया वेरी हार्ड. कंडीशन इज कॉल्ड स्क्लेरोडर्मा. इसमें क्या होता है कॉमनली स्क्लेरोसिस ऑफ स्किन मैनिफेस्टिंग अ पफी टार्ट स्किन. टार्ट स्किन से मुराद ये है, देखिए दिस इज कॉल्ड टार्ट स्किन, वेरी वेरी टाइट, जिसको हम टाइट कहते हैं. अगर आप स्किन को हार्ड करके इसको खींचे इट बिकम टाइट, जिसको टार्ट स्किन कहते हैं विदाउट एनी रिंकल. व्हाई द स्किन बिकम वेरी वेरी व्हाट आंसर इज हार्ड. फिंगर टिप फिटिंग, फिंगर टिप के अंदर फिटिंग होती है. कैन इन्वॉल्व अदर सिस्टम लाइक रीनल scleroderma, renal crisis, treat with ACE inhibitor. Example is the most common drug which we used in ACE inhibitor, that is called captopril. We will discuss in detail later. But captopril के साथ याद रखें अगर एक पेशेंट है वो ACE inhibitor ले रहे तो the most common they will lead to the most common condition, they may lead to a dry cough and angioedema. Even जो scleroderma है it primarily affect lung, pulmonary interstitial fibrosis, even pulmonary hypertension. GIT के अंदर पेरिस्टालिसिस कम होता है. लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिस्फेजिया, हार्टबर्न, कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट. लेकिन स्क्लेरोडर्मा इट प्राइमरीली अफेक्ट फीमेल सेक्स एंड इट हैज टू मेजर टाइप्स. इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे जो स्क्लेरोडर्मा है इट नॉट ओनली अफेक्ट स्किन but it can affect other system as well like pulmonary system, renal system, GIT and cardiovascular system. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके जो दोनों टाइप्स है. इसके प्राइमरीली हमारे पास दो टाइप है. एक का नाम डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, अनदर इज लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा. अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा वेरी वेरी इंपोर्टेंट टू डिस्कस. दैट इज कॉल्ड वाइड स्प्रेड स्किन इन्वॉल्वमेंट, रैपिड प्रोग्रेशन, अर्ली वेसरल इन्वॉल्वमेंट. जो डिफ्यूज होता है उसमें पूरी स्किन इन्वॉल्व होती है और इसमें जो वेसरल आर्गन है, इंटरनल आर्गन, इसके इन्वॉल्व होने की चांसेस भी ज्यादा होती है. एंड दैट इज एसोसिएटेड विद एंटी स्क्लेरोडर्मा 70 एंटीबॉडी या एंटी डीएनए टोपो आइसोमरेज 1 एंटीबॉडी एंड एंटी आरएनए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी. लेकिन एग्जाम के अंदर मैंने जितने भी देखे हैं इसका ये आता है कि एंटी स्क्लेरो SCL स्टैंड फॉर स्क्लेरोडर्मा 70 एंटीबॉडी commonly associated with diffuse scleroderma. ये किसके अंदर होता है? डिफ्यूज के अंदर. थोड़ा सा अब पढ़ते हैं लिमिटेड, तो हम कंपेयर करने में आसानी करेंगे. इट इज अ लिमिटेड स्किन इन्वॉल्वमेंट कन्फाइंड टू द फिंगर एंड फेस. देखिए इसमें जो स्किन है वो वाइड स्प्रेड इन्वॉल्व होता है, रैपिडली प्रोग्रेशन है, दैट इज अ डेंजरस कंडीशन. बट लिमिटेड का नाम से पता चलता है कि ऐसा स्क्लेरोडर्मा दैट ओनली लिमिटेड टू द फिंगर एंड फेस, थिंक अबाउट लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा. इसमें आप लोग को आना चाहिए देयर इज अ क्रेस्ट सिंड्रोम. मैं यहाँ पे आप लोग को वैसे लिख लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट सिंड्रोम. तो क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर आप लोगों को याद रखना है इसमें क्या होता है, देयर इज कैल्सिनोसिस, दैट इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. फिर इसके अंदर एक होता है रिनार्ड फिनोमेना. हमने ऊपर कहा था कि रिनार्ड फिनोमेना के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो लोकल पेरिफेरी जो फिंगर एंड टोस है वहां पे कम होती है बिकॉज ऑफ वेजोस्पाज्म. ई फॉर एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी. अगर आप लोग जीआईटी का एसोफेगस पैथोलॉजी वाला लेक्चर खोले तो वहां पे एसोफेजियल डिसमोटिलिटी के अंदर मैंने जिक्र किया था स्क्लेरोडर्मा. फिर एस फॉर स्क्लेरोडेक्टाइली, दैट इज हार्डनिंग ऑफ द वर्ड फिंगर. एंड टी फॉर टेलेंजेक्टिशिया. टेलेंजेक्टिशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ कैपिलरी, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट सिंड्रोम. तो क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर देयर इज कैल्सिनोसिस क्यूटस. क्यूटस मीन deposition of calcium on the what answer is skin, especially characterized by finger toes. यहाँ पे देखिए ये जो फिंगर टिप्स के अंदर आप लोग को देख रहा है इस तरह हमारे पास रफ एरिया होती है ये कैल्सिनोसिस. इसमें एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है. एंटी SCL70 जो हमने पहले पढ़ा था, एंटी SCL70 इज अ डायग्नोस्टिक फॉर डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा बट एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी सीन इन क्रेस्ट सिंड्रोम what is limited scleroderma. इसमें रिनार्ड फिनोमेना, esophageal dysmotility, sclerodactyly, even telangiectasia. But telangiectasia is an abnormal capillary dilatation which can cause skin purpura. ये क्या करा सकता है? स्किन purpura. इन लोग की अगर हम स्किन एग्जामिनेशन करते हैं so there is visible purpura.
and it is more benign clinical course. So that is what all about from the core of musculoskeletal system, and hope आप लोगों ने इस सिस्टम को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे वेरी सून, एंड दैट इज वेरी इजी ऑनवर्ड, कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो डर्मेटोलॉजी पार्ट, हम डर्मेटोलॉजी का अलग सेक्शन करेंगे। अप टू नाउ दिस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अल्लाह हाफिज।